सो फ्लूइड्स, फर्स्ट पॉइंट था फ्लूइड्स हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो because they cannot hold shear stress. They cannot hold shear stress. Fluid includes liquid and gas, both are net force is always perpendicular to free surface in static condition. स्टैटिक कंडीशन का मतलब है लिक्विड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर. कंटेनर है मतलब कि सपोज कि या तो लिक्विड स्टैटिक का मतलब लिक्विड रेस्ट में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे लिक्विड है और इस लिक्विड को कोई एक्सेलरेट करा रहा है. लिक्विड कंटेनर के इनसाइड में ही है, लिक्विड का मोशन नहीं हो रहा है कंटेनर के रेस्पेक्ट में, तो वो सारे केस क्या होंगे? वो दो टाइप के केसेस होंगे, लिक्विड एट रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड लिक्विड. तो ये दोनों स्टैटिक कंडीशन में आएंगे. स्टैटिक से ये नहीं कंफ्यूज होना है कि स्टैटिक मतलब रेस्ट. स्टैटिक कंडीशन मींस लिक्विड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर. ओवरऑल कंटेनर जो है वो एक्सेलरेट कर सकता है. कहीं पे लिक्विड प्लेस्ड है, मान लो किसी ट्रक में, किसी कंटेनर में है और वो ट्रक भी मूव कर रहा है, या वाटर बॉटल है कार में लेके चल रहे हो, कार अगर मूव कर रही है, तो उस केस में भी हम जब लिक्विड पढ़ेंगे, जो भी स्टडी करेंगे उसको, तो वो भी स्टैटिक कंडीशन है. स्टैटिक कंडीशन के दो टाइप हैं, एक रेस्ट की कंडीशन और एक एक्सेलरेटेड कंडीशन. तो दोनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे. तो ये तीनों पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. अब हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. तो प्रॉपर्टीज में है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. तो प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी लिक्विड की हमें पढ़नी है, जैसे प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, डेंसिटी है. तो दो प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस करेंगे. पहली है डेंसिटी और दूसरा प्रेशर. सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी इसके बाद. तो फर्स्ट है डेंसिटी. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है लिक्विड की डेंसिटी. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डिनोटेड बाय रो. जो डेंसिटी होगी, लिक्विड डेंसिटी, कोई भी लिक्विड है उसका मास कुछ m है और उसका वॉल्यूम अगर v है, टोटल वॉल्यूम. सो डेंसिटी जो डिफाइंड है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब लार्ज वॉल्यूम ले रहे हैं, लार्ज सैंपल ले रहे हैं, तो हम इसको कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवरेज डेंसिटी. एवरेज डेंसिटी और इंस्टेंटेनियस डेंसिटी नहीं होती है. एवरेज डेंसिटी, सपोज कि कोई बड़ा सा कंटेनर है, अगर मास बाय वॉल्यूम करेंगे तो वो एवरेज डेंसिटी है. वो डेंसिटी सेम भी हो सकती है, बट एक दूसरा तरीका भी डिफाइन करने के लिए, अगर छोटा सा वॉल्यूम हम लेते हैं, dm डिवाइडेड बाई dv. dm डिवाइडेड बाई dv, और इसको बोल सकते हैं कि डेल्टा m डिवाइडेड बाई डेल्टा v. तो ये हो जाएगी एग्जैक्ट डेंसिटी. कि लार्ज वॉल्यूम है तो हम एवरेज बोलेंगे कि भाई जैसे टाइम इंटरवल लार्ज होता था तो स्पीड जो है वो चेंज होती रहती थी. तो हमने दो टाइप की स्पीड डिफाइन किया था, एक एवरेज जो कि ओवरऑल रिप्रेजेंटेटिव है पूरे टाइम इंटरवल का, और दूसरा जो है वो इंस्टेंट टू इंस्टेंट बता रहा है. तो थियोरेटिकली ऐसे लिक्विड भी हो सकते हैं भाई जो कि यूनिफॉर्म डेंसिटी के ना हो. यूनिफॉर्म डेंसिटी के ना हो, जैसे कि कोई सिरप वीरप अगर है, मान लो कोई थिक लिक्विड है, थिक लिक्विड में कहीं पे थोड़ा सा कंडेंस टाइप का है, कहीं पे थोड़ा सा एयर एयर वॉल्यूम है या कुछ एयर बबल्स ट्रैप्ड हैं उसमें, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी. तो ऐसे केस में हम बोलते हैं एवरेज डेंसिटी. बस ये डिफाइन करने का तरीका है कि डेल्टा एम बाई डेल्टा वी.
तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसकी जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट जो है वो केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस यस यूनिट सर। हो जाएगा ग्राम पर सीसी। अब दूसरा टर्म है एक रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। सर सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। हाँ यस। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय एस। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी लिक्विड के लिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी में वाटर के रिस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है, ये बताता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब अगर हमें डेंसिटी फाइंड करनी है तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर करना होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक बहुत ही कॉमन वे है डेंसिटी देने के लिए। तो जो डेंसिटी होती है वाटर की कितनी होती है, रो वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर का अगर क्यूब लेते हैं तो उसका जो है मास होता है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम पर सीसी, और इसी को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और ये वाटर की डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की ये मैक्सिमम डेंसिटी है, मैक्सिमम डेंसिटी, और वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो 1 ग्राम पर सीसी है। अब मान लो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में देखो, अगर 1 ग्राम पर सीसी पुट करते हैं तो जो डेंसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के ही बराबर होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के ही बराबर होगी किसमें, ग्राम पर सीसी में। कि जैसे दिया हुआ है ग्राम कि पर सीसी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी इज इक्वल टू 13.6। तो इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सीसी हो जाएगी, है ना। क्योंकि रो की जो डेंसिटी है वाटर की ग्राम पर सीसी में 1 है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो डेंसिटी आ जाएगी। तो एच जी की डेंसिटी सर जो है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई मतलब कोई यूनिट नहीं है? नहीं, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जस्ट एक नंबर है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दो डेंसिटीज का हाँ रेशियो। डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ आयरन जो है वो 7.7 होता है, 7.7 ग्राम पर सीसी। मतलब क्या है कि जो ग्रेविटी जो एच जी है, एच जी वाटर के रेस्पेक्ट में 13.6 टाइम्स हेवी है, 13.6 टाइम डेंसर है। कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम वाटर का लेते हैं तो उसका वेट 1 ग्राम होगा। सेम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर आयरन का लेते हैं तो वो 7.7 होगा, और एच जी का लेते हैं तो वो 13.6 होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरल क्या है कि एक डेंसिटी देने का तरीका है। दिया हुआ होगा इस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, इस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, तो उससे तुम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर केजी में कन्वर्ट करना होगा, अगर केजी में कन्वर्ट होगा तो 1000 केजी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 7.7 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी सर ऑफ 4 डिग्री क्यों लिया गया? 4 डिग्री पे डेंसिटी उसकी मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। हाँ ठीक है। मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में सबको को कंपेयर जब किया जाता है, इसका मतलब वाटर सबसे ज्यादा लीस्ट डेंस है। वाटर नहीं, लीस्ट डेंस कैसे है, थर्माकोल उससे कम डेंसिटी, उससे वाटर से लाइटर ऑब्जेक्ट भी है। वाटर के रेस्पेक्ट में एक स्टैंडर्ड फिक्स है वाटर की डेंसिटी के, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वाटर लीस्ट डेंस है, वाटर से भी डेंस रेयरर मटेरियल तो है, वुड है, कोई भी और बहुत सारे लिक्विड हो सकते हैं, 0.7 उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो वाटर ऐसा नहीं है कि लिया गया है एज ए स्टैंडर्ड, तो क्यों लीस्ट डेंस है इसलिए नहीं, लीस्ट डेंस नहीं।
डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब मान लो दो तीन लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, दो तीन लिक्विड को मिक्स करते हैं, नॉन रिएक्टिंग लिक्विड्स, नॉन रिएक्टिंग, इमिसिबल, आपस में वो मिक्स नहीं होंगे। तो सपोज कि हमने क्या किया कि फर्स्ट केस ऐसे ले लेते हैं, पहला केस कि मान लो हमने दो लिक्विड को मिक्स कर दिया, दो लिक्विड मिक्स कर दिया, एक का मास जो है वो m1 है और दूसरे का मास m2 है। ये m1 मास का, ρ1 डेंसिटी का, ये जो है m2 मास का, ρ2 डेंसिटी का। m1 मास, ρ1 डेंसिटी, m2 मास, ρ2 डेंसिटी इज मिक्स्ड। तो जो मिक्सचर बनता है व्हाट इज द डेंसिटी, उस मिक्सचर की डेंसिटी क्या है? नॉन रिएक्टिंग लिक्विड्स हैं, नॉन रिएक्टिंग लिक्विड्स हैं और ये मिक्स हो गए, मिसिबल, नॉन रिएक्टिंग एंड मिसिबल, मिक्स हो गया। अब मिक्स होके ये जो लिक्विड बन रहा है उस लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, इसकी जो है डेंसिटी फाइंड करना है हमें, रो मिक्सचर, रो मिक्सचर। तो रो मिक्सचर कभी भी दो लिक्विड अगर मिक्स किए जाएंगे तो जो उसकी डेंसिटी होगी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या कि रो मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल मास, मास बाय वॉल्यूम, सो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास हो जाएगा कितना, m1 प्लस m2। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू m1 बाई ρ1, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, मास बाई डेंसिटी m2 बाई ρ2। तो टोटल मास इज m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 बाई ρ1 प्लस m2 बाई ρ2। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ρ1 ρ2 m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 ρ2 प्लस m2 ρ1। ठीक है, आसान है। बस हमें ये नहीं कि ρ1 प्लस ρ2 बाई 2, ऐसा एवरेज नहीं होगा। जैसे एवरेज हम स्पीड में फाइंड करते थे, एवरेज वेलोसिटी में फाइंड करते थे, एवरेज जो डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल, सेम यहाँ पे है कि टोटल कितना मास हुआ डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, तो वो देगा हमें एवरेज डेंसिटी। अब इसका बताओ क्या होगा कि अगर V1 और ρ1 का अगर हमने मिक्स किया, सपोज दो लिक्विड हैं, दो लिक्विड हैं और अभी मान लो V1 है और ρ1 है, इज मिक्स्ड विद अनदर नॉन रिएक्टिंग लिक्विड, इसका V2 है एंड ρ2 है, देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर? सर V1 ρ1 प्लस V2 ρ2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, मास, यस सर। मास चाहिए, मास नहीं गिवन है तो जो क्वांटिटी नहीं, मास या वॉल्यूम जो भी होगा, जो भी गिवन होगा उसके टर्म्स में पहले लिख लेंगे। तो इसका मास कितना है, इसका मास हो जाएगा m1 इज इक्वल टू V1 ρ1, इसका मास कितना है, इसका मास है V2 इंटू ρ2। सो व्हाट इज एवरेज डेंसिटी, एवरेज जो मिक्सचर की डेंसिटी हो जाएगी दैट इज m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, और इसको पुट कर देंगे V1 ρ1 प्लस V2 ρ2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ये हो जाएगी इसकी एवरेज डेंसिटी। तो अब बताने की ज़रूरत है नहीं, होशियार हो चुके हो कि मान लो अगर ऐसे कर दिया, m1 और V1 अगर ले लिया इज मिक्स्ड विद अनदर लिक्विड m2 V2, then what is the density of mixture, रो मिक्सचर। मास वॉल्यूम यहाँ पे डायरेक्टली नोन है ना, बता दो। m1 plus m2 by v1 plus v2। शाबाश, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ये है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड करने का अप्रोच। तो डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है प्रेशर, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर जो है वो कैपिटल P। तो प्रेशर, प्रेशर अगर हमें डिफाइन करना है, सपोज कि एरिया है,
ये एरिया है, इस एरिया में किसी पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है, किसी पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे फोर्स अप्लाई किया है, ये है थीटा, थीटा फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है। तो इस सरफेस पे प्रेशर कितना है, सरफेस पे प्रेशर कितना है, तो दैट प्रेशर, प्रेशर कौन सा कंपोनेंट जनरेट करता है, यहां से इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा वाले को हम बोलेंगे एफ परपेंडिकुलर और इसको बोलेंगे एफ पैरेलल। तो किसी भी सरफेस पे जो प्रेशर जनरेट करता है वो कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट। तो व्हाट इज प्रेशर एट दिस सरफेस, प्रेशर एट दिस सरफेस इज एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया, एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया। और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस केस में एफ कॉस थीटा, थीटा अलग अलग हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि एफ कॉस थीटा हमेशा लोगे, हमेशा हमें क्या लेना है कि फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। पैरेलल कंपोनेंट क्या जनरेट करता है, पैरेलल कंपोनेंट एक शेयर फोर्स अप्लाई करता है, वो शेयर स्ट्रेस जनरेट करता है, उसके वजह से कोई प्रेशर नहीं होता है। ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा बाई ए, प्रेशर हो गया एफ परपेंडिकुलर बाई एरिया। तो अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे, अच्छा ये प्रेशर किस टाइप का है, ये प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, किसी के दिमाग में तो आ रहा होगा, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, pressure is a scalar quantity because it does not obey vector law of addition, it does not यस सर। obey vector law of addition, वेक्टर के लॉ की तरह से कभी भी ऐड नहीं होगा। अब ये स्केलर क्यों है, इसके दो रीजन है। पहला है कि भाई प्रेशर की डायरेक्शन हमें हमेशा नोन है, प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक है, हमेशा जो है प्रेशर की वजह से कंप्रेशन ही क्रिएट होगा। ऐसा नहीं किसी को बहुत मजा आ रहा है बोलेगा यार बहुत प्रेशर में हूं, ऐसा नहीं, प्रेशर जो है हमेशा वो कंप्रेसिव टाइप का ही है वो। अगर हम बोलेंगे कि भाई इसका कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में पहले 1 एटमॉस्फेरिक की गैस थी, यहाँ पे जो है प्रेशर पहले 1 एटमॉस्फेयर था, तो अब इसमें एक और गैस हमने ऐड कर दिया जिसका प्रेशर जो है 2 एटमॉस्फेयर है, तो इस कंटेनर में हमेशा प्रेशर जो है 1 + 2 3 ही होगा। वेक्टर में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वेक्टर में 1 + 2 ऐड होके हमेशा 3 नहीं होंगे, वो जो है 1 से लेके 3 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। तो प्रेशर जो है वो हमेशा स्केलर की तरह से ऐड होता है, कि मुझे पता है कि भाई यहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, एक्स्ट्रा प्रेशर और आ जाएगा तो वो जो है 2 एटमॉस्फेयर 3 एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। तो पहला तो है कि प्रेशर जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा नोन है, हमेशा वो कंप्रेसिव है, तो उसमें फिर मुझे इस डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, या बोल सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी की नीड नहीं है, डायरेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्स को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर उसकी डायरेक्शन ना बताई जाए। अगर मुझे बता दिया गया कि 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, उसका एक्सेलेरेशन बताओ, तो तुम सोचोगे कि 3/m लिखें या 1/m लिखें, क्या लिखें, जब तक डायरेक्शन नहीं पता हम लिख नहीं पाएंगे। बट अगर तुम्हें ये पता है कि भाई यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो कभी भी ऐड होके 1 नहीं होगा, तो ये स्केलर की तरह से ऐड होता है और इसकी डायरेक्शन मुझे नोन है, हमेशा कभी भी बताया जाएगा कि यार यहाँ पे प्रेशर ऐसे है। तो प्रेशर की वजह से फोर्स किधर होगा, प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा वो तो F परपेंडिकुलर इनटू ए, यहाँ से, तो जो फोर्स मुझे मिलेगा वो कौन सा फोर्स होगा, वो परपेंडिकुलर फोर्स होगा। मतलब मैं प्रेशर इनटू एरिया करता हूं, तो इस कंटेनर में जो फोर्स है, मान लो यहाँ पे है, इस कंटेनर में अगर ये 1 + 2 एटीएम है, तो अब इस सरफेस पे जो प्रेशर का फोर्स होगा किधर होगा, परपेंडिकुलर। इस सरफेस पे प्रेशर की वजह से फोर्स फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर कंप्रेसिव, परपेंडिकुलर कंप्रेसिव, परपेंडिकुलर कंप्रेसिव। प्रेशर उस पॉइंट पे नोन है, तो जो भी सरफेस होगा, जो भी कांटेक्ट सरफेस होगा, उस पे मैं
प्रेशर इंटू एरिया करूंगा तो मुझे एक फोर्स मिलेगा, वो फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड कंप्रेसिव इन नेचर। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में ही वही चीज है, एफ परपेंडिकुलर बाई एरिया। तो अगर प्रेशर इंटू एरिया करते हैं तो मुझे मिलेगा एफ क्या, परपेंडिकुलर को ही एफ सर, पर, एफ परपेंडिकुलर को ही थ्रस्ट और नॉर्मल स्ट्रेस बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एफ थ्रस्ट बोला जाता है, हाँ, या नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो ऑलवेज कंप्रेसिव है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट में है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। उसके अलावा भी और यूनिट्स हैं, 1 mm, 1 ATM, 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मच, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 760 mm ऑफ He और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये जो बैरोमीटर से आता है ना, बैरोमीटर होता है उसमें मरकरी होती है, तो बैरोमीटर से आता है। Yes. अगर बैरोमीटर में मरकरी की जगह वाटर यूज किया जाए, बैरोमीटर में अगर मरकरी की जगह पे वाटर यूज किया जाए तो वो आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 मीटर, 10.2 मीटर ऑफ वाटर, H2O। ये कैसे आया, ये आ जाएगा अभी जब बैरोमीटर हम देखेंगे तो वहां पे जो मरकरी की डेंसिटी आएगी वहां पे, तो मरकरी की डेंसिटी देखो 13.6 वाटर से बहुत ज्यादा है, तो उसका जो है 76 सेंटीमीटर का कॉलम ही 1 एटमॉस्फेयर के बराबर प्रेशर जनरेट कर देगा। बट वाटर की डेंसिटी बहुत कम है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, तो ऑब्वियसली सेम प्रेशर जनरेट करने के लिए उसका जो कॉलम है वो कॉलम की हाइट बढ़ जाएगी। ये कब आएगा सर, ये बैरोमीटर, जब हम अभी बैरोमीटर पढ़ेंगे तो बैरोमीटर में अगर Hg को वाटर से रिप्लेस करेंगे तो उस बैरोमीटर के ट्यूब की लेंथ 10.2 मीटर आएगी, इसलिए वाटर यूज नहीं किया जाता है, मरकरी यूज किया जाता है क्योंकि डेंस लिक्विड है, डिवाइस जो है वो कॉम्पैक्ट रहे। एक लैब से दूसरे लैब से फिजिक्स लैब से केमिस्ट्री लैब में किसी को बैरोमीटर शिफ्ट करना पड़ेगा, सोचो 10 मीटर का ट्यूब लेके बेचारा कहाँ जाएगा। तो ये है प्रेशर की यूनिट, प्रेशर की यूनिट। तो जैसे मान लो अगर फाइंड करना है ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर ब्लॉक यहाँ पे प्लेस्ड है, क्यूबिकल ब्लॉक है, और इस ब्लॉक की लेंथ साइज जो है ए है, क्यूबिकल है, ये है ए है, क्यूबिकल ब्लॉक है, मास इसका m है। सो व्हाट इज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ब्लॉक, इसके बॉटम में कितना प्रेशर होगा, इसके बॉटम में प्रेशर कितना होगा, जितना फोर्स है परपेंडिकुलर फोर्स, तो इस सरफेस पे मुझे प्रेशर देखना है, तो यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ पे ब्लॉक जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा तो वो हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ब्लॉक को अगर देखेंगे, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ से ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन एंड इधर से हो जाएगा mg। तो प्रेशर इस पॉइंट पे कितना हुआ, प्रेशर इज इक्वल टू कितने एरिया पे फोर्स एक्ट कर रहा है, जो क्यूब का बॉटम है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल डिवाइडेड बाई एरिया, मतलब ए स्क्वायर, या प्रेशर हो जाएगा ये mg, n इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। प्रेशर क्या है, फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स बाई एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स नॉर्मल फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर फोर्स ही है, तो n डिवाइडेड बाई एरिया, n जो है mg के बराबर है, तो प्रेशर हो जाएगा mg बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली
प्रेशर जनरेट क्यों हो रहा है? जैसे मान लो तुम ग्राउंड पे हो, तो वहां पे जितना ज्यादा तुम्हारा वेट है, जितना ज्यादा मास होगा, उतना ज्यादा mg होगा। सेम इसी मैकेनिज्म से कि भाई हमारे फीट पे जो है प्रेशर कितना है, तो जितना वेट होगा वही नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, n जो है वो mg के बराबर होगा। तो प्रेशर इज जनरेटेड ड्यू टू द वेट ऑफ सब्सटेंस। प्रेशर क्यों जनरेट हो रहा है? ऑब्जेक्ट के, इस ब्लॉक के वेट की वजह से। कम वेट का होता कम प्रेशर होता, ज्यादा वेट होता ज्यादा प्रेशर होता। तो लिक्विड्स जो है, लिक्विड्स के बॉटम में, कंटेनर में, बॉटम में जो भी है, यहां से हम बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ प्रेशर जनरेशन वो लिक्विड एंड गैसेस में डिफरेंट है। मैकेनिज्म ऑफ प्रेशर जनरेशन मतलब क्या हुआ सर? समझ में तो नहीं आ रहा है कुछ? हाँ हाँ सुन तो लो। ये देखो, यहां पे अगर मान लो किसी कंटेनर में लिक्विड है, कंटेनर में लिक्विड है, तो अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रेशर एट बॉटम, तो ये प्रेशर क्यों होगा? ये प्रेशर जनरेट होगा कि इसके ऊपर इतना वेट ऑफ लिक्विड है, तो यहां पे जो भी प्रेशर होगा दैट प्रेशर इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई एरिया, जैसा अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया। तो लिक्विड में प्रेशर क्यों है? ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड, ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड, क्योंकि जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? वो उसके वेट की वजह से हो रहा है। अच्छा, गैसेस में, गैसेस तो बहुत ही सर साइड में जो प्रेशर होगा वो वाला उसका है? मैग्नीट्यूड, क्या क्या? साइड में जो प्रेशर होगा कंटेनर के वॉल में, हाँ हाँ हाँ, साइड में प्रेशर होगा, हाँ। वो प्रेशर भी किसी भी पॉइंट, अभी बताऊंगा, प्रेशर जो है वो पॉइंट की प्रॉपर्टी है। तो किसी भी पॉइंट का जो प्रेशर है, मान लो इस पॉइंट का प्रेशर है, तो इस पॉइंट का प्रेशर उसके ऊपर जितना वेट है उसके बराबर होगा। इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो इसके ऊपर के वेट के बराबर है। किसी भी पॉइंट का प्रेशर, कहीं का भी प्रेशर क्या है, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। लिक्विड में ऐसे प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब यहाँ कितना है, कैसे वेरिएशन है, वो अभी नहीं कैलकुलेट हो रहा है। समझे रवि नारायण? और गैसेस हैं, गैस है, गैस है भाई, तो गैस में भी प्रेशर, क्या गैस में प्रेशर अलग अलग होता है? गैस में तो थ्रू आउट, ऐसा थोड़ी कि क्या गैस में प्रेशर यहाँ पे होता है? गैस में तो बॉटम पे प्रेशर होता है, इधर भी प्रेशर है और यहाँ पे भी प्रेशर है। गैसेस में प्रेशर कैसे जनरेट हो रहा है? वेट की वजह से। वेट तो बहुत ही कम है, वेट तो बहुत ही कम है। किसी भी कंटेनर में अगर हम गैस, गैस का मास लेंगे तो वो 2-4 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इतना ही है। तो वो कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। गैसेस में जो मैकेनिज्म है कि प्रेशर जनरेट हो रहा है, प्रेशर जनरेट होगा फोर्स से। वो फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है? जब मॉलिक्यूल्स आके कोलाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो कंटिन्यूअसली वॉल, कंटेनर के वॉल के साथ कोलिजन हो रहा है, उनका कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन की वजह से मोमेंटम में चेंज है। मोमेंटम में चेंज होने की वजह से क्या होगा? फोर्स ऐड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वो मोमेंटम जो है वो फोर्स जनरेट करेगा, और वो फोर्स जो है वो प्रेशर जनरेट करेगा। तो क्या यहाँ पे वेट का इफेक्ट है? वेट का इफेक्ट बहुत कम है। ठीक है, वेट का इफेक्ट बहुत कम है। वेट का इफेक्ट अगर होता तो यहाँ पे कंटेनर के बॉटम में ज्यादा प्रेशर होता और इधर जो है कम प्रेशर होता, इधर कम प्रेशर होता, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर होता। लेकिन गैसेस में क्या होता है? गैसेस में प्रेशर थ्रू आउट द कंटेनर यूनिफॉर्म होता है। तो वहां पे ये वेट वाला इफेक्ट नहीं है। वहां कौन सा इफेक्ट है? मॉलिक्यूलर कोलिजन। यहाँ पे रीजन क्या है? मॉलिक्यूलर कोलिजन। मॉलिक्यूलर कोलिजन, और यहाँ पे क्या है? वेट। क्या लिक्विड में मॉलिक्यूलर कोलिजन नहीं है? लिक्विड में भी है, बट डोमिनेटिंग रीजन की बात हो रही है। यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी आके यहाँ पे टकरा रहे होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ से आके टकरा रहे होंगे, बट जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी गैसेस के मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। तो उनका मोमेंटम चेंज उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो इसलिए वहां पे जो डोमिनेटिंग रीजन क्या है? वो वेट है।
बट गैसेस के केस में वेट बहुत कम है, वहां पे कोलिजन डोमिनेटिंग रीजन है। कि वहां प्रेशर क्यों जनरेट होता है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन। तो ये दोनों में मैकेनिज्म में डिफरेंस है, ठीक है। तो गैसेस में प्रेशर रिमेन्स यूनिफॉर्म, प्रेशर रिमेन्स यूनिफॉर्म, नो इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ गैस, जब तक कि हम बहुत ज्यादा हाइट ना कंसीडर करें। मतलब जैसे अब ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, कि गैसेस में तो वेरी नहीं कर रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बहुत हाइट 1-2-4 किलोमीटर तक जाते हैं, जब उसका मास कंपेरेबल हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है, तो भी प्रेशर का वेरिएशन हमें मिलता है, ठीक है। बात समझे? मैकेनिज्म ऑफ प्रेशर जनरेशन इन लिक्विड इज ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड, इन गैसेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन। पॉइंट इतना है। सर लिक्विड में वाल्स में जो प्रेशर आता है उसके रिलेटेड आप कुछ बोले अभी। लिक्विड के वॉल्स, हाँ, कोलिजन की वजह से, मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से प्रेशर यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट पूरे कंटेनर में, गैस का प्रेशर, यही तो सर लिक्विड में, है। लिक्विड में सर वॉल्स में। अबे गैस में बोल रहा हूँ, गैस में। लिक्विड में तो यहाँ प्रेशर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा ना, वेट अलग अलग है। सबसे ज्यादा बॉटम में ही होगा ना। सबसे ज्यादा बॉटम में होगा। अभी वेरिएशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रीजन क्या है, रीजन क्या है। वेरिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द रीजन फॉर प्रेशर जनरेशन, ठीक है। कि इन गैसेस प्रेशर इज जनरेटेड, जिस तरीके से फोर्स एक्ट करेगा उसी वजह से प्रेशर जनरेट होगा। तो इधर फोर्स एक्ट कर रहा है लिक्विड में ड्यू टू वेट, एंड यहाँ पे गैसेस में ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन। तो ये दो मैकेनिज्म्स हैं, ये चीज समझना है। तो ये मॉलिक्यूलर कोलिजन वाला एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ लिक्विड का। प्रेशर वेरिएशन इन लिक्विड, प्रेशर वेरिएशन इन लिक्विड, लिक्विड्स में प्रेशर वेरिएशन। लिक्विड जो है अभी रेस्ट में है, एट रेस्ट। प्रेशर वेरिएशन इन लिक्विड, लिक्विड में प्रेशर का वेरिएशन। कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में लिक्विड कंसीडर किया, ये लिक्विड, यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिनोट करेंगे पी नॉट। P naught is atmospheric pressure. इसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी है रो, लिक्विड की डेंसिटी है रो। अब यहाँ पे क्या है कि एक लिक्विड का ही सिलेंडर, लिक्विड का ही एक एलिमेंट लेते हैं, सिलेंड्रिकल एलिमेंट। उस सिलेंड्रिकल एलिमेंट की हाइट h है, टॉप से लेके h हाइट का एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट, और इस h हाइट पे प्रेशर P है। यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो P है, मुझे यही फाइंड करना है कितना प्रेशर है। तो अब इस एलिमेंट का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि ये है टॉप से, टॉप, अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया तो यहां से तो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स कितना होगा? इसका जो एरिया है वो कैपिटल ए लेते हैं। तो टॉप से जो प्रेशर फोर्स है, प्रेशर की वजह से फोर्स, दैट इज पी नॉट इनटू ए, कंप्रेसिव इन नेचर। इस पॉइंट का प्रेशर P है, इस प्रेशर P का फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया, कंप्रेसिव इन नेचर, उस सरफेस के परपेंडिकुलर और कंप्रेस करेगा। और इसका मास है, मास है mg। तो इसको हम
बैलेंस करेंगे, ये लिक्विड रेस्ट में है, बैलेंस कंडीशन में है, तो नेट फोर्स जो है वो ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, बैलेंस कंडीशन में है। बैलेंस कंडीशन में है तो क्या लिखेंगे, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, मतलब P इंटू ए इज इक्वल टू P नॉट इंटू ए प्लस एम जी, कि बॉटम से जो प्रेशर है वो P नॉट इंटू ए और एम जी दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो मास को हम लिख पाएंगे, मास इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इंटू जी, ये हो जाएगा। तो यहां से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो प्रेशर का वेरिएशन है P इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो जी, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो जी। Pressure increases as we go down inside the liquid. Pressure increases as we go down in liquid. लिक्विड में जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो प्रेशर इंक्रीज होगा, H के ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्रेशर अगर H के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब फ्री सरफेस से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भाई जितने भी पॉइंट्स हैं, कि अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मान लो ये पॉइंट्स B ले लिया, ये जो है C ले लिया, ये पॉइंट D ले लिया, ये पॉइंट E ले लिया, तो अब उसके हर पॉइंट पे प्रेशर क्या है, सेम है। जो प्रेशर यहाँ पे है P नॉट प्लस H रो जी, H रो जी, H रो जी, सारे H पे हैं, सेम है, यस सर। सेम हाइट। तो सेम हाइट पे सेम लिक्विड में सेम प्रेशर। वैसे हमें बोलना चाहिए हाइट का सेंस जैसे अबव नहीं लेना है, ठीक है, H जो है, H का सेंस जो है वो अबव नहीं लेना है, वैसे लेना चाहिए D डेप्थ, बट कई बार D जो है वो डेंसिटी के लिए यूज हो जाता है, इसीलिए जो है D यहाँ पे नहीं लिया है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेम डेप्थ या सेम हाइट, सेम हाइट, सेम लिक्विड, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर। मतलब लिक्विड अगर रेस्ट में है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होगा, मतलब यहाँ पे इस लाइन पे सेम प्रेशर है, इस लाइन पे सेम प्रेशर है, इस लाइन पे सेम प्रेशर है। अगर प्रेशर डिफर करेगा, अगर प्रेशर डिफर करेगा तो फ्लूइड फ्लो कर जाएगा। अगर इस साइड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे प्रेशर सेम नहीं हुआ, तो वो लिक्विड फ्लो कर जाएगा, इधर फ्लो कर जाएगा, उधर फ्लो कर जाएगा। लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, तो हर पॉइंट पे क्या है, प्रेशर सेम है। सो प्रेशर डिफरेंस डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट। यहाँ पे क्या है, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कोई ऐसे तुम्हें पूछेगा कि भाई अच्छा ठीक है, यहां से मैं यहां आता हूं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, कि ये लिक्विड है और ये लिक्विड का सरफेस है, और अगर मैं यहां से यहां मूव करता हूं C और D, तो यहां का जो प्रेशर डिफरेंस है वो L के ऊपर डिपेंडेंट होगा? नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है,